हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था। आज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग देखेंगे मटेरियल कॉस्टिंग को। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, जो कि मेन एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। उनमें से सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है मटेरियल, और मटेरियल कॉस्टिंग की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मटेरियल्स के साथ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं टर्म मटेरियल के बारे में। ये मटेरियल क्या होता है? अब जनरली मटेरियल ये टर्म जो है वो यूज़ की जाती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, जो कि रेफ़र करती हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, और जो सब असेंबलीज पार्ट होते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए उसके रॉ मटेरियल्स को लेकर। तो मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स या फिर सब असेंबलीज पार्ट। अब जो दूसरी टर्म है उसे कहते हैं स्टोर्स। अब स्टोर्स जो होते हैं वो बहुत सारे आइटम्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि कंपनी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनमें बिसाइड्स रॉ मटेरियल कई सारे आइटम्स हमारी स्टोर्स में आ जाते हैं। जैसे कि टूल्स, इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस, रिपेयर आइटम्स। कभी कभी फिनिश्ड गुड्स और पार्टली फिनिश्ड गुड्स भी स्टोर्स का ही एक पार्ट माना जाता है। उसी के साथ साथ फैक्ट्री सप्लाईज है, कंपोनेंट्स है, फिक्सचर्स है, ये सभी आइटम्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं स्टोर्स की स्कोप में। अब हम बात करेंगे मटेरियल कंट्रोल की। जो कुछ भी रॉ मटेरियल या फिर जो कुछ भी पार्ट्स हमारे पास है उसका हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं या फिर क्यों करना चाहिए। अब जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं मटेरियल कंट्रोल के, उसमें हम देखते हैं परचेसिंग कंट्रोल, स्टोर्स कंट्रोल और इशू कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल जो है वो बेसिकली एक एम के साथ लिया जाता है, जिससे कि हम हमारे जो परचेसिंग होती है मटेरियल की वो इफ़िशिएंट तरीके से कर सकें, और उन मटेरियल्स को इफ़िशिएंट तरीके से स्टोर कर सकें, और साथ ही साथ इफ़िशिएंट तरीके से उसे कंज्यूम भी कर सकें। तो मटेरियल कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मटेरियल जो है वो हमारे पास डिज़ायर्ड क्वालिटी में अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इफ़िशिएंट बना रहे और अनइंटरप्टेड हो। तो हमारे पास मटेरियल होना ज़रूरी हो जाता है। मटेरियल्स जो कि हम परचेस करते हैं वो हमें जब चाहिए तब मिलना चाहिए, और वो भी मोस्ट इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ में हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ परचेसिंग जो होती है हमारे मटेरियल की वो मोस्ट फेवरेबल प्राइसेस में होनी चाहिए अंडर द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स। साथ ही साथ मटेरियल्स को हमें प्रोटेक्ट भी करना ज़रूरी हो जाता है अगेंस्ट लॉस बाय फायर, या फिर थेफ्ट हो जाता है, या फिर कुछ एनिमल होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे मटेरियल को। तो इन सभी चीज़ों से हमारी मटेरियल को हमें बचाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मटेरियल कंट्रोल हमें इसलिए भी लगता है। इशू जो होता है हमारा मटेरियल वो अथोराइज्ड और प्रॉपरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ ही इशू हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक हम इक्वली मेंटेन कर सकें और उसके बारे में हम देख सकें। तो मटेरियल कंट्रोल जो है, उस मटेरियल कंट्रोलिंग में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बारे में पता चल जाता है, और साथ ही साथ उसे स्टोर करने के लिए लगने वाली जो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं मटेरियल कंट्रोल के वो बहुत ही क्लियर हैं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर परचेसिंग। जैसे कि हमने देखा मटेरियल परचेस करने में हमारी परचेसिंग पावर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो प्रोसीजर क्या होती है हमारी किसी भी परचेसिंग की? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ता है परचेस रिक्विजिशन के साथ। अब ये परचेस रिक्विजिशन क्या होता है? तो परचेस रिक्विजिशन एक फॉर्म होता है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारी परचेस डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे जो कुछ भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उन्हें परचेस करने के लिए। अब ये जो फॉर्म होता है वो एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट की परचेस डिपार्टमेंट को। तो ये परचेस रिक्विजिशन है वो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है परचेसिंग की। अब नॉर्मली जो परचेस रिक्विजिशन है वो इशू किया जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट की ओर से, और जब भी हमें जो क्वांटिटी जो कि हमारे कंसर्न्ड मटेरियल को रीच करती है मिनिमम लेवल को, उसको मेंटेन करने के लिए हम ये परचेस रिक्विजिशन इशू कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होती है या फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है सेलेक्ट सूटेबल सप्लायर्स। यानी कि परचेस रिक्विजिशन के बाद हमें परचेस डिपार्टमेंट को जब भी हमारी ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं तो वो ऑर्डर वो सप्लायर के भेज देते हैं।
और उन्हें ऑफर कर देते हैं कि हमें कुछ सर्टेन मटेरियल जो है वो किसी स्टेटेड प्राइस के ऊपर और स्टेटेड टर्म्स के ऊपर हमें बाय करने हैं। अब हाउएवर बिफोर इशूइंग दिस परचेस ऑर्डर, कोटेशन जो है वो इनवाइट किए जाते हैं डिफरेंट सप्लायर की ओर से, जिससे कि हम हमारी बेस्ट डील यानी कि बेस्ट पॉलिसी के ऊपर कंफर्म कर सकें। यानी कि जब भी हम सप्लायर्स को हमारी ऑर्डर देंगे उसके पहले हम कई सारे सप्लायर्स से कोटेशन मांगेंगे और जो बेस्ट कोटेशन होगा उन्हीं सप्लायर के साथ हम डील करेंगे। अब सप्लायर के साथ डील करने के बाद हम देंगे परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर जो होता है वो हमने जो सेलेक्टेड सप्लायर किया है उस सेलेक्टेड सप्लायर को ही इशू किया जाता है। परचेस ऑर्डर जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और एक वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो रिजल्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कंपनी और सप्लायर के बीच में होने वाला है। तो परचेस ऑर्डर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद की जो स्टेप आती है वो है रिसीविंग द मटेरियल्स। अब रिसीविंग डिपार्टमेंट जो होता है वो ये फंक्शन करता है कि जो कुछ भी अनलोडिंग या फिर अनपैकिंग करनी है हमारी मटेरियल्स की जो कि रिसीव हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अनपैक और अनलोड करने का काम हमारा ये रिसीविंग द मटेरियल्स करता है। यानी कि हमारा रिसीविंग डिपार्टमेंट ये काम करेगा। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी परचेसिंग की वो है अप्रूवल ऑफ इनवॉइस। अप्रूवल ऑफ इनवॉइस इंडिकेट करता है हमारी गुड्स को अकॉर्डिंग टू आवर परचेस ऑर्डर, और जो कुछ भी रिसीव हुआ है हमें और जो कुछ भी पेमेंट हमने दिए हैं उस रिसीविंग के लिए उसको अप्रूवल कर देता है। यानी कि वो इनवॉइस जो है वो अप्रूवल हो जाता है उसका। और लास्ट स्टेज जो आती है वो होता है मेकिंग द पेमेंट। अब इनवॉइस अप्रूव होने के बाद ही हम उसका पेमेंट कर देते हैं सप्लायर को, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पेमेंट की अमाउंट है उसे हमने अप्रूव कर दिया है और वो अप्रूव्ड अमाउंट अब हम पेड कर देते हैं। तो ये हमारी परचेस प्रोसीजर हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे स्टोर कंट्रोल के बारे में। अब हमारा जो स्टोर कंट्रोल है वो जो कुछ भी मटेरियल हम परचेस करते हैं वो परचेस डिपार्टमेंट से हमारे पास आ जाता है और वो हम स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और आफ्टर दैट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। अब ये स्टोर जो बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए एक स्टोर कीपर रखा गया होता है जो कि इंचार्ज होता है हमारी स्टोर्स डिपार्टमेंट का। और स्टोर कीपर जो है वो कुछ फंक्शंस को फॉलो करता है या फिर परफॉर्म करता है, जैसे कि वो मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मटेरियल में ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करने का काम भी करता है, और हमारे जो मटेरियल्स है उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है, जैसे कि उसके यूसेज को लेकर, उसके वेस्टेजेस को लेकर, इन सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर कीपर जो है वो मेंटेन करने लगता है। अब स्टोर कंट्रोल के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोर्स लेआउट की। अब हमारे जो स्टोर रूम्स होते हैं वो अगर हम केयरफुली डिज़ाइन करें और उसका अगर अरेंजमेंट प्रॉपर कर लें तो हमारी कॉस्ट में कई तरह से सेविंग हो सकती है। अब ये जो लेआउट हम करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम हमारे जो स्टोर्स है वो सही तरीके से मेंटेन कर सकें या फिर सही तरीके से स्टोर कर सकें। जैसे कि हमारे जो स्टोर रूम्स हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के टेक्निक्स भी वहाँ पर होने चाहिए और ईजी हैंडलिंग भी वहाँ पर होना ज़रूरी हो जाता है। अब हमारी जो स्टोर्स लेआउट है उसके कई तरह के टाइप्स होते हैं, यानी कि जो स्टोर सिस्टम या स्टोर्स लेआउट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके टाइप्स हम देखेंगे। पहला होता है सेंट्रलाइज्ड स्टोर एंड सेकेंडली डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। अब सेंट्रलाइज्ड स्टोर वो होता है जो कि हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही स्टोर होता है और वो सेंट्रलाइज्ड होता है, जिसमें से हम हमारे मटेरियल्स को इशू कर देते हैं या फिर रिसीव भी करते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंट्रलाइज जो होता है वो एक ही होता है और एक ही जगह पर रिसीव होता है और वहीं से इशू भी किया जाता है। सेकेंड जो टाइप है वो है डिसेंट्रलाइज स्टोर। अब ये जो स्टोर होते हैं इनमें मटेरियल जो रिसीव होते हैं या फिर इशू होते हैं वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए सीमित रहते हैं, यानी कि इसमें सेंट्रलाइजेशन की तरह पूरी कंपनी का रिसीविंग और इशूइंग नहीं आता है। डिसेंट्रलाइज स्टोर जो होते हैं वो कई नंबर्स में होते हैं हमारी कंपनी में, यानी कि कई सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग के डिसेंट्रलाइज स्टोर भी हो सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब स्टोर्स की। अब सब स्टोर्स जो होते हैं वो हमारे सेंट्रलाइज स्टोर की ओर से मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं। अब जो बिगिनिंग पीरियड होता है उस बिगिनिंग पीरियड में हमारे जो सीएस है वो सीएस इशू कर देते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी हमारे मटेरियल की सब स्टोर्स को, और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो सब स्टोर्स है उन्हें एक फील्ड रिक्विजिशन सेंड करना होता है हमारी सीएस को, जिसमें हमारी स्टॉक की मेंटेनेंस को और प्री डिटरमाइंड लेवल को दिखाया जाता है। अब हमारे जो कुछ भी मटेरियल्स है उनका क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन भी होता है। ये क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन किस लिए ज़रूरी होता है, तो मटेरियल्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग, और कोडिफिकेशन जो है वो किया जाता है मटेरियल्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए और उनके ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो कुछ भी सिस्टम हमने कोडिफिकेशन का यूज़ किया है वो हमें इंश्योर कर देता है हमारी सिस्टम को, जिससे कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली ऑपरेट कर सकें हमारी मटेरियल्स को लेकर। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है TC/BMS/LH0/CHA/252। अब ये जो होता है यहाँ पर हम किसी भी तरह से कोडिंग कर सकते हैं और ये कोडिंग नंबर देखकर हम हमारी मटेरियल की पोजीशन को या फिर मटेरियल की थिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में। इन्वेंटरी कंट्रोल में क्या होता है, तो एक इन्वेंटरी कंट्रोल जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें हमारी ओवरऑल मटेरियल मैनेजमेंट आ जाती है। ये नेसेसरी होता है हमारी मटेरियल की ओवर स्टॉकिंग एज वेल एज अंडर स्टॉकिंग को लेकर। अब इसके लिए हमें मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल को फिक्स करना होता है। इन्वेंटरी कंट्रोल के कई सारे मेथड्स हैं जैसे कि ABC सिस्टम, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, टू बिन सिस्टम, स्टॉक लेवल सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। हम वन बाय वन इन सिस्टम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जो कुछ भी हमारी पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग होती है उसमें आने वाले डिसरप्शन को अवॉइड करने का काम हमारी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम करती है। अब इसमें हम देखते हैं बिन कार्ड को। बिन कार्ड जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे मटेरियल्स के जो कुछ भी रिसीट्स या इश्यूज हैं उनके बैलेंसेस को ये रिकॉर्ड करता है। बिन कार्ड में रिसीट्स या इश्यूज की अमाउंट यानी कि वैल्यूएशन नहीं आती है, जबकि इसमें आती है ओनली क्वांटिटी जो कि स्टोर डिपार्टमेंट को दी जाती है या फिर स्टोर डिपार्टमेंट से हमें मिलती है। दूसरा होता है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसमें जो लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है उसमें क्वांटिटी भी आती है और वैल्यूएशन भी आता है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट भी रिकॉर्ड की जाएगी और क्वांटिटी भी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्डिंग होगा, सिर्फ वहाँ पर क्वांटिटी लिखी जाएंगी, वैल्यूएशन या फिर अमाउंट्स नहीं लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ABC सिस्टम। अब ABC सिस्टम जो है इसमें इन्वेंटरी को क्लासिफाई किया जाता है उनके वैल्यू ऑफ यूसेज के साथ। मटेरियल्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं A, B एंड C में अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं इन क्लास A, B, C में। नेक्स्ट जो लाइन देखते हैं आप वहाँ पर है परसेंटेज ऑफ टोटल एटम्स, एंड नेक्स्ट कॉलम में है परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। अब जैसे कि हम देखते हैं ये एटम जो है वहाँ पर 10% टोटल एटम्स है जिनकी इन्वेंटरी वैल्यू 70% है। बी में 35% टोटल एटम्स है जिसकी इन्वेंटरी वैल्यू जो है वो 25% है, और सी में 55% टोटल एटम्स है जिनकी इन्वेंटरी वैल्यू जो है वो 5% है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाई वैल्यू एटम्स जो है वो बहुत ही केयरफुली कंट्रोल करने होते हैं, जबकि स्मॉल वैल्यू आइटम्स जो है वो भले ही लार्ज नंबर्स में हो लेकिन वो पीरियोडिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी ABC सिस्टम हमारी स्टोर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी मटेरियल जो परचेस किया जाता है सप्लायर की तरफ से वो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह का मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है इसके कई बेनिफिट्स हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोड्यूसर को या फिर प्रोडक्शन को राइट टाइम पर हमारी राइट क्वांटिटी जो हमने परचेस की है वो हम भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन भी हो जाता है। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो एलिमिनेट की जाती है टोटल इसमें,
और साथ ही साथ स्टोर्स कॉस्ट जो है उसमें भी सेविंग हो जाती है। और जो लॉसेस होने वाले हैं हमारे मटेरियल स्टोरिंग में, जैसे कि ब्रेकेज है, वेस्टेज है, पिल्फरेज है, वो भी अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि सप्लायर से जो मटेरियल आ रहे हैं वो डायरेक्टली हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो वहाँ पर किसी तरह के रिस्क जो है वो रिस्क को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये होती है हमारी जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। नेक्स्ट जो है वो है टू बिन सिस्टम। अब टू बिन सिस्टम में इन्वेंटरी कंट्रोल करने का एक मेन जो पर्पस है वो होता है स्मॉल और लो वैल्यू आइटम्स के लिए। अब जब भी हमारे आइटम्स फर्स्ट बिन में आ जाते हैं और वो फिनिश्ड हो जाते हैं, तो इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस किया जाता है हमारी बिन को रिप्लेस करने के लिए। और सेकेंड बिन जो होता है वो कंटेन करता है इनफ क्वांटिटी को, जो कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी जब तक अराइव नहीं होती तब तक उसमें वो रह जाते हैं, और उससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है टू बिन सिस्टम, यानी कि फर्स्ट बिन में हमारे जो लो या फिर स्मॉल वैल्यू आइटम्स है उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, और जैसे ही वो फिनिश हो जाता है हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और सेकेंड बिन में जो क्वांटिटी होती है वो जो ऑर्डर क्वांटिटी अराइव होती है तब तक के लिए यूज करने के लिए वो सेकेंड बिन हम यूज कर देते हैं। अब स्टॉक लेवल कैसे एसेस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और मिनिमम लेवल हमें यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है। मिनिमम लेवल जो होता है कि जहाँ तक हमें इस मिनिमम लेवल तक की स्टॉक को रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। रीऑर्डर लेवल वो होता है जहाँ पर हमारा स्टॉक खत्म हो जाता है और हमें अगेन हमारे स्टॉक को रीऑर्डर करना होता है। और मैक्सिमम लेवल वो है जहाँ तक सिर्फ हम स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर स्टॉक रख सकते हैं, उसके आगे हमें स्टॉक नहीं रखना है। अगर उसके आगे भी हम स्टॉक रखते हैं तो हमारा ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फिर से एक एक बार रीऑर्डर लेवल की। अब रीऑर्डर लेवल जो है वो फिक्स किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर हमारा मटेरियल का स्टॉक इस लेवल तक आता है तो फ्रेश ऑर्डर रिप्लेस की जाती है, यानी कि रीऑर्डर लेवल पर हमारा फ्रेश ऑर्डर जो है वो दिया जाता है। रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला है जो कि है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम सप्लाई पीरियड। अब उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल होती है हमारी मटेरियल की, और उसके आगे हमारी जो इन्वेंटरी है मटेरियल की वो हमें अलाउड नहीं करती है, या फिर इसके आगे हम हमारी इन्वेंटरी को राइज भी नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मेथड लेवल है मैक्सिमम लेवल, ये फिक्स्ड होती है हमारी ऑब्जेक्टिव के साथ, जो है अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग। हमारे मटेरियल के ओवर स्टॉक को अवॉइड करने के लिए हम ये मैक्सिमम लेवल यूज करते हैं। मैक्सिमम लेवल का भी एक फॉर्मूला है, ये है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में हम देखते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम सप्लाई पीरियड। तो इससे हमारी मैक्सिमम लेवल हमें पता चल जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल जो है वो फिक्स्ड होती है हमारी ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, यानी कि अंडर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब हमें केयर ये लेनी है कि हमारा जो मटेरियल है वो इस लेवल के बिलो ना जाए। मिनिमम लेवल एटलीस्ट हमें मेंटेन करनी होती है हमारी यूनिट में। तो मिनिमम लेवल का भी एक फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज सप्लाई पीरियड। अब ये एवरेज लेवल क्या होती है, इन सब में हमारे पास एक और लेवल आ जाती है जो है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकालती है। एवरेज लेवल का फॉर्मूला ही है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हम एवरेजली हमारी जो इन्वेंटरी है उसको भी देख सकते हैं और उसकी तरह हम काम कर सकते हैं, या फिर हमारी मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ के नाम से हम इसे जानते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऑर्डर क्वांटिटी है जो मिनिमाइज करती है हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट को और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट को। अब ये जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है कुछ अजम्पशन के साथ। अब ये अजम्पशन क्या क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कंसर्न्ड मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए हमें किसी भी डिफ़िकल्टी के सिवा, जब भी हमें लगेंगे उस टाइम पर। मतलब ऑल द टाइम ये जो कंसर्न मटेरियल है वो हमें अवेलेबल होनी ही चाहिए, ये एक अजम्पशन है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं हमारी मटेरियल की वो कांस्टेंट रहेंगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। उसी के साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो वेरिएबल रह सकते हैं, और जो इम्पैक्ट होता है हमारी क्वांटिटी डिस्काउंट्स का प्राइसेस पर वो निग्लिजिबल होता है। तो ये सारे अजम्पशन हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में देखने मिलते हैं।
अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू COCH डिवाइडेड बाई CH। अब EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, CO का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, D का मतलब होता है एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन यूनिट्स एंड CH का मतलब होता है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इसी फॉर्मूले के साथ हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मेजर भी कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज होता है हमारी EOQ को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इशूइंग कंट्रोल की। अब जो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी मटेरियल कंट्रोल का वो है इशूइंग कंट्रोल। अब मटेरियल जो कि इशू किया जाता है प्रोडक्शन के लिए वो अटमोस्ट केयर के साथ हमें इशू करना होता है, क्योंकि जो पहली थिंग होती है वो होती है विदाउट अथोराइजेशन मटेरियल जो है वो हम किसी भी डिपार्टमेंट को इशू नहीं कर सकते। तो फिर इशूइंग कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है प्राइसिंग ऑफ इशूज़। अब मटेरियल जो कुछ भी हम इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उसे सबसे पहले नेसेसरी होता है कंजम्पशन वैल्यू को देखना। अब ये प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स जो है इशू करने के उसके कई तरह के मेथड्स हैं, जैसे कि फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, WAC मेथड है और सिंपल एवरेज मेथड भी है। तो हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे फीफो मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की। अब इसमें जो मटेरियल सबसे पहले रिसीव होता है वही सबसे पहले इशू भी किया जाता है। उसी के वजह से जो मटेरियल स्टॉक हुआ है बिगिनिंग पीरियड में वो सबसे पहले इशू भी किया जाता है और अकॉर्डिंगली जो डेट्स है वो डेट्स भी मेंटेन किए जाते हैं। इसी के इन्वर्स है लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इस मेथड में मटेरियल जो लास्ट में हमने परचेस किया था उसे हम सबसे पहले इशू कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इसीलिए जो कुछ भी इशू है वो चार्ज किए जाएंगे लास्ट स्टॉक की प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इस मेथड में जो इश्यूज हम करते हैं उसके लिए एक एवरेज प्राइस निकालते हैं हम हमारे मटेरियल्स की जो कि परचेज किए गए हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ क्वांटिटीज इन्वॉल्व, यानी कि कुछ भी क्वांटिटी रहे जो कुछ भी प्राइस रेंज है हमारे पास उस प्राइस रेंज को हमारा एवरेज निकालना है और उस एवरेज प्राइस के ऊपर हमने ये जो कुछ अभी हमारे मटेरियल्स है उसे इशू कर देना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में भी हम हमारा एवरेज ही निकालते हैं लेकिन इसमें क्वांटिटी को भी मैटर करते हैं, यानी कि वेटेड एवरेज मेथड में कंपटीशन जो होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो टोटल प्राइसेस हैं उन प्राइसेस का एवरेज निकाला जाता है टोटल क्वांटिटीज़ के साथ, यानी कि हमारी जो कुछ भी रिसीट्स है वो रिसीट्स हम डिवाइड कर देते हैं टोटल अमाउंट, यानी कि हमारे जो कुछ भी अमाउंट्स होंगे सपोज 1 2 3 अमाउंट अगर हमारे पास होंगी तो इन 1 2 3 अमाउंट के एवरेज को हम डिवाइड कर देंगे हमारी टोटल क्वांटिटी के साथ, यानी कि 100 200 300 जो कुछ भी क्वांटिटी होगी उसके साथ, और इसी के साथ इनका एवरेज निकलेगा, यानी कि एवरेज ऑफ रेट भी निकलेगा और एवरेज ऑफ क्वांटिटी भी निकलेगा और उन्हीं के साथ एवरेज प्राइस आएगी जिसे हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो मटेरियल्स इशू हैं वो मटेरियल्स इशू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो है इन्वेंटरी टर्नओवर। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो जो है वो इनेबल करता है मैनेजमेंट को कैपिटल बीइंग में जो अनडिजायरेबल स्टॉक है उसे अवॉइड करने के लिए। ये जो रेशो है वो इंडिकेट करता है हमारी इन्वेंटरीज जो हमने मेंटेन की है उसकी इफ़िशियंसी या इनइफिशियंसी को। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक फॉर्मूले के साथ जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये जो एवरेज स्टॉक होता है वो एवरेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो स्टॉक टर्नओवर हम निकालेंगे वो उसका भी एक फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू डेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। अब ये जो स्टॉक टर्नओवर है वो नंबर ऑफ डेज इन्वेंटरी जिसमें हेल्ड की गई है उसके नंबर ऑफ डेज में हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे मटेरियल के बारे में सारी जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी हमारे मटेरियल इशू कंट्रोल के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल्स स्टोर्स के बारे में हमने जानकारी ले ली, मटेरियल किस तरह से इशू करते हैं वो भी देख लिया, मटेरियल कंट्रोल किस तरह से होता है वो क्यों ज़रूरी है ये भी हमने देख लिया, साथ ही साथ स्टोर्स कंट्रोल किस तरह से होता है वो भी हमने पढ़ लिया।
मटेरियल इशू के क्या क्या मेथड्स है ये भी हमने देख लिए। साथ ही साथ कई सारी चीज़ों पर, मटेरियल्स की चीज़ों पर हमने फोकस किया है और कई सारी चीज़ें मटेरियल कॉस्टिंग की हमने इस वीडियो में पढ़ ली है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहले से अंत तक देखेंगे तो मटेरियल कॉस्टिंग की सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।